आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 16, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इप्पू के हवाई अड्डे पर अब्दुल्ला के साथ उतरा हुआ गोपाल वापस विमान के अंदर लौट आया। उसने माधवी को बुलाया। माधवी, तुम 1 मिनट आकर अपना मुंह तो दिखाओ। अरे आजकल सिर्फ मर्द जाए तो कौन रसिक कद्र करने को तैयार होता है। पूछता है, आपकी मंडली में कोई अभिनेत्री नहीं है? मैं नहीं आती, मुझे बड़ा सिरदर्द हो रहा है। प्लीज, बहुत से लोग हाथों में माला लिए खड़े हैं। माधवी असमंजस में पड़कर मुत्तु कुमरन को यों देखती रही मानो वो बाहर जाने या ना जाने की अनुमति मांग रही हो आओ ना, माला के साथ आए सज्जनों को निराश न करो, मुत्तु कुमरन ने आदेश दिया। माधवी अनिच्छा से उठकर गई। मुत्तु कुमरन ने कांच के झरोखे से बाहर की भीड़ को देखा। 4-5 मिनट में दोनों, माधवी और अब्दुल्ला, जहाज पर लौट आए। जहाज फिर उड़ने लगा। पलक झपकते न झपकते पिनांग आ गया। पिनांग के हवाई अड्डे में भी दर्शकों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। बड़े ठाठ बाट से उनका स्वागत हुआ। माधवी और गोपाल ने सबको मुत्तु कुमरन का परिचय दिया। अब्दुल्ला ने जैसे उसकी परवाह ही नहीं की। मुत्तु कुमरन ने भी अब्दुल्ला की परवाह कहाँ की। फिर भी उसे इस बात का दुख अवश्य हो रहा था कि अब्दुल्ला अपने देश में आए हुए मेहमान कलाकारों का मेजबान होकर भी उदासीनता बरत रहा है। हवाई अड्डे से पिनांग के शहर में जाते हुए काफी अंधेरा हो चला था। उस रात अब्दुल्ला ने पिनांग हिल में अपने बंगले पर उन्हें ठहराने की व्यवस्था की थी। इसलिए हवाई अड्डे से निकली कारें सीधे पिनांग हिल जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन पर आ रुकीं। उस छोटी सी रेलगाड़ी को सीधे पहाड़ पर चढ़ते देखकर उन्हें बड़े उत्साह का अनुभव हो रहा था। उस रेल के डिब्बे में माधवी और मुत्तु कुमरन पास पास बैठे थे। नीचे मुड़कर देखा तो रेलवे स्टेशन और नगर के कुछ इलाकों की बत्तियां उस धुंधलके में रोशनी की नन्ही नन्ही बूंदें बनकर झिलमिला रही थीं। पहाड़ी पर चढ़ने पर अब्दुल्ला के बंगले की ओर जाने वाले रास्ते से नीचे देखने पर समुद्र और पिनांग के बंदरगाह दीख पड़े। पिनांग से पिरय और पिरय से पिनांग आने जाने वाली फेरी सर्विस की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। शहर की रंग बिरंगी बत्तियों और नयन सायन दृश्यों से आंखें आनंद से चमक रही थीं। पिनांग के हिल पार्क में थोड़ी देर बैठे रहने के बाद वे अब्दुल्ला के बंगले में गए। अब्दुल्ला का बंगला पहाड़ी के शिखर पर घनी फिर भी शांत बस्ती में स्थित था। बंगले की ऊपरी मंजिल पर हर एक को अलग अलग और सुविधाजनक कमरे दिए थे। रात के भोजन के बाद हॉल में बैठे बातें करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, मिस्टर गोपाल, कॉकटेल मिक्स करने में इस मलेशियन एट्रियट्स भर में मैं एक्सपर्ट माना जाता हूं। अनेक प्रांतों के सुल्तान अपना जन्मदिन मनाते हुए कॉकटेल मिक्स करने के लिए मुझे विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। वो सौभाग्य मेहरबानी करके हमें भी प्रदान करें। गोपाल ने उनसे अनुनय किया। माधवी और मुत्तु कुमरन ने मुंह नहीं खोला तो अब्दुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। आप जो कह रहे हैं ठीक है, पर माधवी जी कुछ बोलती नहीं। इस प्रोविंस वेलसली से कितने ही करोड़पति मेरे हाथ का कॉकटेल सेवन करने के लिए लगभग रोज ही यहां आते रहते हैं। ना जाने क्यों माधवी जी मुंह नहीं खोल रही। उसे इसकी आदत नहीं। मेरे ख्याल में उस्ताद तो साथ देंगे। गोपाल ने मुत्तु कुमरन की ओर इशारा किया। पर अब्दुल्ला तो माधवी के पीछे ही पड़े हुए थे। सो कैसे? इतने दिनों से माधवी जी फिल्म जगत में काम कर रही हैं। ये सुनते हुए यकीन नहीं होता कि अभी आदत नहीं पड़ी। माधवी ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। इस बीच अब्दुल्ला का नौकर कॉकटेल बनाने के लिए तरह तरह की शराब की बोतलें और प्याले मेज पर रख गया। विभिन्न चमकीले रंगों में विभिन्न आकारों वाली वे बोतलें और प्यालियां इतनी सुंदर थीं कि उन्हें चूमने को जी करता था। सुनहरी रेखाओं से बेल बूटे कढ़ी प्यालियों पर से आंखें हटाना असंभव सा था।
अब्दुल्ला उठे और मेज के पास जाकर कॉकटेल मिक्स करने लगे। गोपाल भी उठा और माधवी के पास जाकर बोला, प्लीज कीप कंपनी, आज एक दिन के लिए मेरी बात मानो, अब्दुल्ला का दिल न तोड़ो। गोपाल अपनी बातों पर जितना अड़ा था, उससे रत्ती भर भी माधवी की जिद कम नहीं थी। अब्दुल्ला तो बात बात पर माधवी का ही नाम संकीर्तन करते जा रहे थे। गोपाल अब्दुल्ला का दिल रखना चाहता था, पर माधवी हठ ठाने हुए थी। गोपाल को उसके हठ पर क्रोध आ रहा था। असल में क्रोध उसके हठ पर भी नहीं, उस हठ को हवा देने वाले व्यक्ति पर था। मुत्तु कुमरन जैसे आत्माभिमानी और हठी व्यक्ति की संगति में आने पर ही तो वो इतना बदल गई थी। मुत्तु कुमरन जैसा मर्द उसके जीवन में नहीं आया होता तो माधवी झक मारकर उसकी बातें मानती चली जाती, उंगलियों पर नाचती फिरती। इसलिए गोपाल का क्रोध माधवी पर न जाकर मुत्तु कुमरन पर गया। वो मन ही मन भुनभुनाया कि इस पापी कलमुहिक उस्ताद की वजह से ही तो माधवी में मानाभिमान और रोष का भाव इस तरह सवार है। गोपाल को लगा कि माधवी के एक इशारे पर अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति अपनी दौलत का सारा खजाना लुटा देगा। अब्दुल्ला की हर बात और हर नज़र पर जिद भरी हवस का रंग चढ़ा हुआ था। बात जो भी हो, वो यही पूछते नजर आते कि माधवी जी भी आ रही है ना, माधवी जी क्या कहती हैं, माधवी जी क्या चाहती हैं। लेकिन माधवी कुछ ऐसी निकली कि किसी को आंख उठाकर देखना हो या किसी पर मुस्कान फेरनी हो तो वो मुत्तु कुमरन की आज्ञा चाहेगी। हाँ, बिना उसकी आज्ञा के माधवी लता का अब एक पत्ता भी नहीं हिलता। गोपाल ने देखा कि ऐन मौका हाथ से निकला जा रहा है। उसे इस बात की पहले आशा नहीं थी कि वातावरण कुछ इस तरह करवट लेगा। उसे इस बात की तनिक बू तक लगी होती तो मुत्तु कुमरन को इस सफर में साथ लाया ही नहीं होता। शुरू में ही मुझे मना कर देना चाहिए था, मैंने बड़ी भूल कर दी, अब पछताने से क्या फायदा। गोपाल विचारों में खो गया। कॉकटेल मिक्स करके एक ट्रे में 4 गिलास उठाए। जब अब्दुल्ला ने मुड़कर देखा तो पाया कि वहां गोपाल के सिवा कोई तीसरा नहीं था। वे कहाँ हैं? मैंने तो 4 गिलास मिला लिए हैं। ना जाने कहाँ नीचे उतर गए, शायद टहलने गए हों। आप जरा जोर डालते तो वे रुक जाते मिस्टर गोपाल। वो नाटककार बड़ा ढीठ है और हमेशा उसी के पीछे लगा रहता है। उसे 1 गिलास देकर 2 घूंट पिला देते तो माधवी आप ही वश में आ जाती। गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब्दुल्ला बोलते चले गए, ऐसे ट्रिपों में ऐसे झक्की आदमी हो तो ट्रिप का मजा ही किरकिरा हो जाता है। कंपनी देने के लिए आदमी चाहिए, ना कि बिगाड़ने के लिए। ऐसे ढीठ और सिरफिरों को तरजीह देना ठीक नहीं। क्या करें, सगुन के डर से बिल्ली को गोद में लाने जैसी बात हो गई। इस मनहूस को साथ लाने के पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। दोनों आमने सामने बैठकर कॉकटेल में डूब गए। बातों की दिशा बदलकर गोपाल ने पिनांग शहर की सुंदरता और स्वच्छता का विस्मय प्रकट किया। इसकी वजह क्या है मालूम है? इस शहर को संवारने का काम अंग्रेजों ने किया है। वे इसे जॉर्ज टाउन मानते हैं। हमारे तमिल भाइयों के अलावा यहां और कौन बसे हुए हैं? चीनी है, सैनियन नाम से मेरे एक दोस्त हैं। उनके घर हम कल लंच के लिए जा रहे हैं। बड़े भारी टिम्बर मर्चेंट हैं वे। हांगकांग में भी उनका बिजनेस चलता है, बड़े मिलनसार आदमी हैं। हमारे नाटकों में सिर्फ तमिल दर्शक आते हैं या चीनी और मलेशियन आदि भी आते हैं? सब आते हैं, पर नाटकों में विशेष रुचि लेने वाले तो तमिल ही अधिक हैं। नाच या ओरिएंटल डांस जैसा कुछ हो तो चीनी और मलेशियन अधिक तादाद में आते हैं। आपका नाम तो सिने संसार में भी काफी फैला है, इसलिए अच्छी कमाई होगी। पिनांग की ही बात लीजिए तो पहले के 2 दिनों तक खेले जाने वाले नाटक तो अभी से हाउसफुल हो गए हैं। अच्छा, दूसरे शहरों के इंतजाम कैसे होंगे? कुआलालंपुर, इप्पो, मलाया, सिंगापुर, सभी जगहों में प्रोग्राम अच्छा ही रहेगा। सभी शहरों में आपके चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं। गोपाल कॉकटेल का दूसरा प्याला भी गटक गया। अब्दुल्ला ने नौकर को बुलाकर माधवी और मुत्तु कुमरन के बारे में पूछताछ की। पिनांग हिल पर अब्दुल्ला के बांग्ले के पास ही एक पार्क था। नौकर ने कहा कि दोनों उसी ओर गए होंगे। गोपाल जरा ज्यादा ही थक गया था, नशा भी चढ़ रहा था, इसलिए लड़खड़ाते पैरों से अपने कमरे में गया और बिस्तर पर गिर गया। अब्दुल्ला नाइट गाउन पहनकर हाथ में पाइप लिए आए और द्वार पर कमरे के अंदर सोफा लगवाकर बैठ गए। उनके मुख से पाइप का गोलाकार धुआं सिर पर गुंबद सा बनाता और मिटाता जा रहा था। उनके मन से माधवी की याद मिटी ही नहीं। सच पूछा जाए तो नशे पर नशा चढ़ा था। पिनांग शहर में ही उनका एक बंगला था, उसमें घर के लोग रहते थे, इसलिए वे हिल वाले बंगले पर आए थे। उन्हें इस बात की तकलीफ हो रही थी कि यहां आकर भी हम माधवी को वश में नहीं कर पाए।
अब वे इसी ताक में उसके लौटने की राह पर बैठे थे कि कोई न कोई व्यूह बनाकर किसी न किसी तरह माधवी को वश में कर लें। द्वार के बाहर कोहरा धुएं की तरह छाया हुआ था। धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ने लग गई थी। नीचे समुद्र में उस पार से पिनांग द्वीप को जोड़ने वाले फेरी बोट आते हुए सायरन बजा रहे थे। उनकी मंद मंद ध्वनि कानों में सुनाई दे रही थी। उस पार के पिरय की बत्तियां धुंधली दिखाई दे रही थीं। समुद्र के जल में प्रकाश में घुली मिली छाया लहरा रही थी। बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद माधवी और मुत्तु कुमरन हाथ में हाथ लिए आ पहुंचे। सामने अब्दुल्ला को बैठे देखकर दोनों के हाथ अलग हो गए। ऐसा लगा कि अपनी प्राकृतिक घनिष्ठता को अस्वाभाविक ढंग से काटकर दोनों एक दूसरे से विलग होकर आ रहे हैं। माधवी के जूड़े में पिनांग हिल पार्क में खिले सफेद रंग के गुलाबों में से एक दो पत्तों सहित तोड़कर खोसा हुआ था। अब्दुल्ला ने जब ये देखा तो उन्हें याद आया कि यहां से जाते हुए उसके बालों पर कोई फूल न था। उन्होंने मुत्तु कुमरन पर ईर्ष्या भरी तिरछी दृष्टि यों फेरी मानो कोई हाथी झुकी आंखों से नीचे देखता हो। एकाएक कहाँ गुम हो गए? कॉकटेल मिक्स करके देखा तो तुम दोनों अचानक गायब हो गए थे। पार्क गए थे क्या? हाँ, ये जरा टहलने को साथ बुला रहे थे तो चल पड़े। माधवी ने जानबूझकर ये पर जोर देकर कहा। मुत्तु कुमरन तो उनके सामने ठहरना नहीं चाहता था। वो तेजी से डग भरता हॉल में चला गया। माधवी को रोकने के विचार से अब्दुल्ला ने बात जारी की। पार्क जाने की बात कही होती तो हम भी आए होते। आप और गोपाल साहब कॉकटेल में काफी गहरे डूबे थे, इसलिए साथ आएंगे या नहीं आएंगे सोचकर हम चले गए। कहा होता तो किसी को साथ भेजा होता। जब लेखक साथ रहे तो और किसी को व्यर्थ में साथ करने की क्या जरूरत थी? आपको कोई अच्छी सेंट चाहिए तो कहिए, मेरे पास बढ़िया से बढ़िया सेंट है। उनकी बातों में इत्र की बू नहीं, वासना की बू थी। माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके मन की जानकर मन ही मन में हंस पड़ी। चैनल नंबर 5, चार्ट्रा, इवनिंग इन पेरिस, जो चाहिए कहिए, दूंगा। मुझे मालूम है गोपाल साहब ने बताया है कि आपको सुगंधित चीजें बहुत पसंद हैं। जी नहीं, अब मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो अवश्य मांग लूंगी, जरा भी संकोच नहीं करूंगी, माधवी ने कहा। उसका जी अब्दुल्ला की बातों और दृष्टि से बचकर भागने का कर रहा था। वो जल्दी से जल्दी अपने कमरे में जाकर सोना चाहती थी। अब्दुल्ला तो मानो उससे गिड़गिड़ाने ही लग गए। थोड़ी देर बैठो ना माधवी, अभी से ही नींद आ गई है क्या? हाँ, सवेरे मिल लेंगे, गुड नाइट, कहकर माधवी अपने कमरे में गई और छिटकनी लगाकर उसने चैन की सांस ली। सवेरे उठकर ब्रेकफास्ट से निवृत्त होकर वे सब पिनांग हिल से नीचे उतर पड़े। उसी दिन मद्रास से जहाज पर चले कलाकार, कर्मचारी और सीन सेटिंग जैसे नाटक के सामान पिनांग के बंदरगाह के किनारे लगने वाले थे। उन्हें लेवा लाने के लिए उन्हें जाना था। पिनांग हिल से लौटने के बाद से अब्दुल्ला मुत्तु कुमरन की बड़ी उपेक्षा करने, खामोखा नफरत का जहर उगलने लग गए थे। और गोपाल उनका विरोध मोल लेना नहीं चाहता था, इसलिए देख कर भी अनदेखा कर चुप्पी साध गया। माधवी बड़े धर्म संकट में पड़ गई। उसकी वेदना और ग्लानि का पारावार नहीं रहा। उसे ये समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि अब्दुल्ला मुत्तु कुमरन की इतनी उपेक्षा क्यों कर रहा है और उस पर घृणा की आग क्यों उगल रहा है। मुत्तु कुमरन और गोपाल भी इस बात को खूब ताड़ चुके थे। गोपाल ना तो अब्दुल्ला का विरोध भाजन बनना चाहता था और न मुत्तु कुमरन का, पर अंदर ही अंदर वो भी मुत्तु कुमरन पर उमड़ घुमड़ रहा था। माधवी यद्यपि सबसे हंसती बोलती थी, लेकिन मन ही मन गोपाल और अब्दुल्ला पर आग बबूला हो रही थी। मुत्तु कुमरन के विचार तो यों दौड़ने लगे थे कि दोस्त की बात मानकर मैंने पहला गलत काम ये किया कि इस यात्रा में सम्मिलित होने की सम्मति दे दी। अदरक के व्यापारी का जहाज के व्यापार से क्या सरोकार। पर हां, सिर्फ मित्र की बात मानकर मैं कहाँ आया। माधवी का साथ ही इसके पीछे बलवती रहा है। वस्तुतः मूल कारण की तह में जाने पर माधवी का नया और सच्चा प्रेम ही उभर आता है, नहीं तो इस विलायती यात्रा के लिए मैं राजी ही क्यों होता। इस सिलसिले में उसका ध्यान एक दूसरी ओर भी गया। मद्रास में पहले पहल जब वो अब्दुल्ला से मिला था, तभी अब्दुल्ला और उसके बीच मनोमालिन्य का बीज पड़ गया था। कितने ही कटु प्रसंगों ने खाद बनकर उसके पनपने में हाथ बटाया। अब तो घृणा और उपेक्षा की हद हो गई है। पिनांग की धरती पर आकर मुत्तु कुमरन ने विचार किया तो मुत्तु कुमरन को पता चला कि पहली घटी घटनाओं और अब घट रही घटनाओं के बीच संबंध है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसी मूल घृणा से ये घृणा पैदा हुई होगी और उन उपेक्षाओं से इन उपेक्षाओं को उत्तेजना मिली होगी। दूसरे कलाकारों को बंदरगाह से लाने के लिए जब चलने लगे, तब अब्दुल्ला या गोपाल ने मुत्तु कुमरन की इस तरह उपेक्षा की
कि ना तो उसे साथ चलने को बुलाया और न साथ न आने को कहा, पर माधवी को साथ चलने को बार बार बुला रहे थे। माधवी को लगा कि अब्दुल्ला और गोपाल दोनों मिलकर मुत्तु कुमरन की अवज्ञा और उपेक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी जानती थी कि मुत्तु कुमरन का आत्माभिमान जाग जाए और रोष फूट जाए तो ये दोनों उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। लेकिन मुत्तु कुमरन को अपने स्वभाव के विरुद्ध संयम और शांति बरतते देखकर उसे आश्चर्य हुआ। नई जगह पर, जहां बातचीत तक करने के लिए भी कोई नहीं, मुत्तु कुमरन को अकेले छोड़कर जहाज से आने वाले कलाकारों को लेवा लाने के लिए वो नहीं जाना चाहती थी। उसने सिरदर्द का बहाना कर इनकार कर दिया। अब्दुल्ला और गोपाल ने कितना ही कहा, पर उसने सुना नहीं। आखिर उन दोनों को लाचार होकर माधवी के बिना बंदरगाह जाना पड़ा। घर में केवल माधवी और मुत्तु कुमरन रह गए थे। उस एकांत में माधवी की समझ में नहीं आया कि वार्तालाप कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरू करे और किन शब्दों से शुरू करे। दोनों के बीच थोड़ी देर मौन छाया रहा। मेरे ही कारण आपको ये सारे कष्ट सहने पड़ रहे हैं। मुझे भी नहीं आना चाहिए था और आपको भी लाकर व्यर्थ कष्ट में डालना नहीं चाहिए था। मुत्तु कुमरन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो किसी गहरे सोच में पड़ा था। उसका हर पल का वो मौन माधवी को संकट में डाल रहा था। आखिर वो मौन तोड़कर बोला, कष्ट वष्ट कुछ नहीं। मुझे कष्ट देने वाला कोई मनुष्य अभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन तुम जैसी एक युवती से प्रेम करके वो सच्चा प्रेम अखंड होकर जब विपक्ष से वापस मिलता है, तब मुझे अपने मानाभिमान, रोष तोष, कोप ताप सबको दिल ही दिल में रखना पड़ता है। प्रेम की खातिर इतने बड़े बड़े अधिकारों को त्यागना पड़ेगा। आज ही मैं समझ पा रहा हूं। यही बात मुझे आश्चर्य में डाल रही है। इस मामले में अब्दुल्ला घोर असभ्य और जंगली निकलेगा, इसका मुझे ख्याल तक नहीं आया। तुम्हें ख्याल नहीं आया तो उसके लिए दूसरा कोई क्या करे। असभ्यता ही आज 75% लोगों में घर किए हुए है। सभ्यता तो एक ओढ़नी मात्र है, जब चाहे मनुष्य निकालकर ओढ़ लेता है, बस। मुत्तु कुमरन ने विरक्ति से उत्तर दिया। जहाज पर आने वालों ने आवास पर पहुंचकर दोपहर तक विश्राम किया। तीसरे पहर को सब अलग अलग कारों में सवार होकर पिनांग नगर का पर्यटन करने चल पड़े। सभी सहस्त्र बुद्ध का पगोड़ा, सांपों का मंदिर, पिनांग के पर्वत प्रदेश और समुद्र तट की सैर को गए। माधवी मन ही मन डर रही थी कि पिछली रात और सुबह की अवज्ञा और उपेक्षा का ख्याल करके मुत्तु कुमरन घूमने आने से कहीं इनकार कर दे तो क्या हो। लेकिन वो वैसी कोई जिद न पकड़कर शांत चित्त से चलने को तैयार हो गया तो उसे आश्चर्य हुआ। वे जहां जहां गए, कलाकारों को देखने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ लग गई। ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ के लिए लोग पिल पड़े। सहस्त्र बुद्ध का पगोड़ा पहाड़ पर एक अटारी जैसा खड़ा था। उस पहाड़ के चारों ओर जिधर देखो बुद्ध मंदिर थे। सारा मंदिर परिसर अगरबत्तियों की सुगंध से महक उठा था। कहीं कहीं लाठी और मूसल जैसी दानवाकार अगरबत्तियां लगी थीं। फोटो खिंचवाने और चित्र चाहने वालों को चित्र बेचने के लिए चीनी विक्रेतागण बड़ी फुर्ती से दौड़ दौड़कर ग्राहक खोज रहे थे। मदुरै के नए मंडप की दुकानों की भांति और पलनी के पहाड़ पर चढ़ने की पगडंडी की भांति बुद्ध मंदिर जाने वाली सीढ़ियों में भी दोनों तरफ चीनियों की घनी दुकानें थीं। खिलौनों से लेकर तरह तरह के उपयोगी और केवल सजावटी सामान उन दुकानों में बिक रहे थे। वे चीनियों की मेहनत और कारीगरी का उत्तम नमूना पेश करते थे। सहस्त्र बुद्ध के पगोड़े की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक जगह पर माधवी की सांस चढ़ गई। उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ते हुए मुत्तु कुमरन ने देखा कि वो लड़खड़ा रही है, तो उसने लपक कर हाथों का सहारा दिया। कहीं गिरकर मर ही न जाना। तुम्हारे लिए मैं जो साधना कर रहा हूं उसका क्या होगा। उसने उसकी कमर को जोर से भींचते हुए उसके कानों में कहा तो माधवी पर मधुवर्षा सी हुई। मरूं, वो भी आपके साथ रहते हुए? ना बाबा ना। ये कहते हुए माधवी के मुख पर जो मुस्कान खिली वो अमृत की बेल बो गई। उस मुस्कान को फिर से देखने का उसका मन लालायित हो उठा। इस एक मुस्कान के लिए उसे लगा कि अब्दुल्ला की अवज्ञा, गोपाल की उपेक्षा आदि सभी कुछ सहे जा सकते हैं। सहस्त्र बुद्ध पगोड़े से वे सीधे सांपों के मंदिर में गए। उस मंदिर के किवाड़ों पर, झरोखों के सीखचों पर जहां देखो वहां हरे हरे सांप रेंग रहे थे। बरामदे पर रखे गमलों पर, गुरोटन्स के पौधों पर और छत की बुर्जियों पर भी सांप लटक रहे थे। पहले ही से परिचित व्यक्ति तो निडर होकर आते जाते रहते थे, पर नवागंतुक तो डर रहे थे। कुछ हिम्मत कर लोग उन सांपों को हाथों में लिए या गले में माला की तरह पहने हुए फोटो के लिए पोज भी दे रहे थे। ऐसे चित्र उतारने के लिए कुछ चीनी वहां पहले से ही मौजूद थे। वे पर्यटकों से कह रहे थे कि आप अपना स्थायी पता और रुपए दे जाएं तो फोटो आपको खोजते हुए आपके घर आ जाएंगे। गोपाल डर के मारे मंदिर के बाहर ही रह गया।
माधवी भी कम डरपोक नहीं थी, पर मुत्तु कुमरन धैर्य के साथ अंदर चला गया तो वो भी उसका पीछा किए बिना नहीं रह सकी। हमारे इर्द गिर्द मंडराने वालों में कितने ही ऐसे हैं जो इन विषधर नागों से कम क्रूर नहीं हैं। जब हम उनसे नहीं डरते तो इन बेचारे बेजुबान प्राणियों से क्यों डरे? मुत्तु कुमरन ने पूछा। किसी आदत की वजह से इस मंदिर में लगातार सांप आते रहते हैं। यदि लोग उन्हें ना सताए तो वे भी नहीं काटते, मार्गदर्शक के रूप में अब्दुल्ला द्वारा भेजे हुए आदमी ने कहा। सांपों के मंदिर से वे पिनांग नहर की वीथियों से चलकर एक बुद्ध मंदिर में गए। शयनासन में बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा उस मंदिर में थी। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए उन्होंने रास्ते में एक पुराना हिंदू मंदिर भी देखा। पहाड़ पर एक जगह कारें खड़ी करके मार्गदर्शक ने उन्हें डोरियान रंबुत्तान जैसे फल खरीदकर चखने को दिए। डोरियान फल की बू से माधवी को उबकाई आई। मुत्तु कुमरन ने तो उस फल की फांक खाकर कहा कि उसका स्वाद मधु मधुर है। माधवी भी नाक पकड़कर उस फल के पिलपिले गूदे को एक झटके में निगल गई। डोरियान कटहल की फांक से भी सफेद और सख्त था, पर वो बहुत मीठा था। भगवान ने न जाने क्यों उस मीठे और जायकेदार फल में ऐसी बदबू भर रखी थी। वे पहाड़ी सड़कों से गुजरते हुए पिनांग द्वीप की सभी दिशाओं में हो आए। गोपाल यद्यपि उनके साथ गया, फिर भी अपनी हैसियत और बड़ाई की धाक जमाने के लिए उनसे दूर ही रहा। किसी से ज्यादा मिला जुला नहीं। सिर्फ उसके उपयोग के वास्ते अब्दुल्ला ने एक कॉडिलक स्पेशल कस्टम की कार का प्रबंध कर रखा था। सभी जगहों पर वही कार आगे आगे गई और बाकी सब कारें पीछे पीछे। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 16, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।